हेलो दोस्तों, शैक्षिक विचारधारा ये न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें आदर्शवाद को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है इसमें देखते हैं। दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधाराओं में आदर्शवाद का प्रमुख स्थान है। आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रथाओं पर आध्यात्मिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी संज्ञापित किया जाता है। आदर्शवाद इडियलिज्म का हिंदी रूपांतर है, जो शब्दों के योग से बना आइडिया विचार प्लस इल्म वाद, अर्थात वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती है। शिक्षण बिंदु हम लोग देख लेते हैं इसमें। इसकी परिभाषा वगैरह है और ये सब चलो कोई आगे देख लेते हैं। हेंडरसन के अनुसार आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है, क्योंकि उनके अनुसार आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। सीमित मन असीम मन से उत्पन्न होता और व्यक्ति तथा संसार दोनों ही परम सत्य की अभिव्यक्तियां हैं। भौतिक जगत की व्याख्या आध्यात्मिक जगत से ही की जा सकती है। अब हम और देख लेते हैं। J.S. रॉस के अनुसार उन्होंने क्या कहा है। आदर्शवादी दर्शन के अनेक और विविध रूप है, परंतु सबका आधारभूत निचोड़ है। यह एक विश्व का उपादान मन तथा आत्मा है तथा आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है। अब हम लोग आगे जो मेन पॉइंट वो देखते हैं। शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं। आदर्शवाद मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम रचना मानता है। मनुष्य अपने मानसिक विचारों द्वारा प्रकृति को अर्थ प्रदान करता तथा अपने सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक कारकों से प्रकृति और सामाजिक वातावरण पर नियंत्रण रखता है। इन सब कार्यों को ही सही दिशा देने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशुतुल्य जीवन व्यतीत करता है, किंतु जब वह शिक्षा का सानिध्य प्राप्त कर सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, मूल्यों की जानकारी प्राप्त करता है, तब वह समाज का एक उत्तम नागरिक बनकर शिक्षा से प्राप्त आदर्शों, अनुभवों आत्मसात कर एक सुसंस्कृत व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित होता है। अतः शिक्षा मानव के लिए परिष्कृत एवं सबल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती एवं अच्छे कार्यों की ओर उन्मुख करती है। अब हम लोग ये देख लेते हैं जो मेन है। फ्रोवेल का देख लेते हैं मत। शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है, जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से एक स्थापित कर देती है। बटलर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे देख लेते हैं शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवाद मानव जीवन की श्रेष्ठता को सबसे अधिक महत्व देता है। वह इस बात को मानता है कि मानव व्यक्तित्व ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना। यही कारण है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्तित्व का उत्कर्ष या आत्मानुभूति की प्राप्ति। व्यक्तित्व के उत्कर्ष का अर्थ स्वयं की सर्वोच्च शक्तियों या क्षमताओं की प्राप्ति। आदर्शवाद के अनुसार मनुष्य में असीम शक्तियाँ होती हैं, अतः शिक्षा का उद्देश्य उनका पूर्ण विकास करके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना आत्मानुभूति ही है। आत्मानुभूति के 4 स्तर हैं, जिन पर चढ़कर मनुष्य आत्मानुभूति करता है। पहला है शारीरिक स्व का विकास, सामाजिक स्व का विकास, भौतिक स्व का विकास, आध्यात्मिक स्व का विकास। इसका अर्थ होता है पहला वाले का शारीरिक शक्तियों का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, आध्यात्मिक विकास करना। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना दोस्तों। इसके अलावा आदर्शवाद के अंतर्गत शिक्षा के अन्य उद्देश्य भी बताए गए हैं। ये सब हो गया, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ये वाला देख लेते हैं। सत्य का ज्ञात कराने वाले विषय भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं आदि। शिव का ज्ञान कराने वाले अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवा के लिए संबंधित सैनिक, शिक्षा, उद्योग आदि ये शिव का ज्ञान कराते हैं। सत्य का, शिव का और सुंदरम को हम देख लेते हैं। सुंदरम में क्या है। सुंदरम का ज्ञान कविता, संगीत, कला, कौशल, निर्माण, रचना आदि क्रियाएं, सफाई, सुरक्षा क्रिया ये सुंदरम के अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको याद कर लेना है। सत्य का ज्ञान कराने वाला भाषा, भूगोल ये सब, गणित वगैरह। शिव का ज्ञान कराने वाला धर्म, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र ये सब, और सुंदर का ज्ञान संगीत, कला। इस तरीके से आप याद कर लेना अगर आदर्शवाद में पूछे तो। आदर्शवादी विचारक रोज के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार होना चाहिए। आप ये देख लीजिए। मानव की क्रियाएं
व उससे संबंधित विषय। पहला है शारीरिक क्रियाएं, एक तरफ आध्यात्मिक क्रियाएं। शारीरिक क्रिया में स्वास्थ्य विज्ञान, शारीरिक कुशलता व व्यायाम। फिर इसमें आप देखेंगे मानसिक क्रियाएं, साहित्य, भाषा, विज्ञान, गणित, इतिहास व भूगोल। सौंदर्य क्रिया में ललित क्रियाएं, ये सब लिखा। और इसमें अध्यात्म में नीचे आता तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग, नैतिक व धर्म क्रिया, धर्म का चार शास्त्र, ये सब। ये आप बना दोगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे आदर्शवाद में, इस तरीके से। अब हम लोग ये देख लेते हैं शिक्षण विधियाँ। आदर्शवादियों का विश्वास है कि यदि हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं और निश्चित हैं तो हम बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार विधि की खोज सरलता से कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न आदर्शवादी विचारकों द्वारा विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाया गया। सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो, पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट, इनके द्वारा कही इनकी विधियां हैं। सुकरात की कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि। प्लेटो की संवाद विधि, अरिस्टो की आगमन निगमन विधि, पेस्टोलॉजी की अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि, हर्बर्ट की है निर्देशन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और फॉरेल की है खेल विधि, हीगल की है तर्क विधि। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, 1 मिनट जस्ट वेट। ये देखिए, ये सभी लिख लें। सुकरात की एक बार फिर से कर देते, सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि, प्लेटो की संवाद विधि, अरिस्टो की आगमन निगमन विधि, पेस्टोलॉजी की अभ्यास विधि, प्रशिक्षण एवं क्रिया विधि, हर्बर्ट की निर्देशन विधि, फॉरेल की खेल विधि, हीगल की तर्क विधि। तो ये हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट। शिक्षक के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि आप भूल ना पाएं। आदर्शवाद शिक्षक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। इस विचारधारा के अंतर्गत विद्यालय की तुलना एक उद्यान से की गई है। विद्यालय भाग है, छात्र कोमल पौधा और शिक्षक कुशल माली। ये टॉपिक, ये पॉइंट याद रखना दोस्तों। माली की अनुपस्थिति में पौधा बढ़ेगा और अपने उचित रूप को प्राप्त करेगा। प्रत्येक पौधा अपने स्वयं के नियमों के अनुसार विकसित होगा। यह असंभव है कि गोभी का पौधा बड़ा होकर गुलाब का पौधा बन जाए। फिर भी माली के लिए कुछ कार्य है, वह अपने कार्य में कुशल निपुण होता है, इसलिए वह गोभी और गुलाब दोनों को उनके सर्वोत्तम रूप में विकसित कर सकता है। यही बात शिक्षक के विषय में भी लागू होती है। वह विद्यार्थी को उनके सर्वोत्तम विकास में सहायता दे सकता है। अब हम लोग आगे देख लेते विद्यार्थी के बारे में। शिक्षक हमने काफ़ी जगह पढ़ा, अब विद्यार्थी के बारे में भी देख लेते हैं। आदर्शवाद विद्यार्थी को केवल शरीर, इंद्रियां, मस्तिष्क बना हुआ अभी मात्र नहीं मानता। उनके अनुसार वह मनुष्य या आत्मा, वह शरीरधारी है परंतु उसका वास्तविक स्वरूप शरीर की सीमा को लाग जाता। वह अपूर्ण है किंतु वह पूर्णता की ओर अग्रसर है, उनका कहना था। चलो अब हम लोग आगे देख लेते हैं अनुशासन। ये विद्यालय, ये वाला देख लेते विद्यालय। विद्यालय के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है। विद्यालय आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय सामाजिक पुनर्निर्माण के अनुपम साधन है। सामाजिक मान्यता, आदर्शों, मूल्य आदि की स्पष्ट प्रतिछाया विद्यालय में परिलक्षित होती है। अर्थात जैसा समाज होता है वैसा ही विद्यालय का स्वरूप होता है। इसलिए विद्यालय में उचित परिवेश का निर्माण करना हेतु आदर्शवादियों का विशेष आग्रह होता है। अब जैसे कि कभी विद्यालय या आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय में आप कड़ी जोड़ते हो तो ये आप थोड़ा सा बना दो तो काफ़ी अच्छा लगेगा। एक तरफ आप यहाँ पर ऊपर ऐसे करके आपको एक त्रिकोण बना, ऊपर प्रकृति लिख लेना है, नीचे आपको समाज लिख लेना है, इधर आप विद्यालय लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको इम्प्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। और ज्ञान, नौ, विचार, ये सब आप इतना ही कर दोगे कि वो भी आपको अच्छा मिल जाए। प्रकृति, समाज, विद्यालय, आदर्शवाद में आप करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। ठीक है ना। आप कुछ अभी अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये। अब हम बुकली प्रश्न देख लेते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या है? तो आप ये कमेंट्स बॉक्स में बताना दोस्तों इसका आंसर। निम्न में से कौन आदर्शवादी नहीं है पूछा है तो आप इसमें बताना। मेरे ख्याल से इसमें मैंने हीगल भी देखा था, प्लेटो भी देखा था, सुकरात देखा, डी भी नहीं देखा था। इसमें शायद डी भी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और इसका आप देना आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या। अगर आप नहीं बताओगे तो हम इस कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। नहीं, आपको यहाँ पर आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु पूछा है। अब देखते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षा। प्रकृतिवाद शब्द न्यूट्रलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर जो दो शब्दों के योग से बना है, न्यूट्रल प्लस इज्म। इसमें न्यूट्रल का अर्थ है प्रकृति से संबंधित और इज्म का अर्थ है सिद्धांत प्रणाली वाद। इस प्रकार
प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। यहाँ यह ध्यान देना होगा कि प्रकृतिवादी शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृति शब्द का प्रयोग दो अर्थों में करते हैं, भौतिक प्रकृति और बालक की प्रकृति। भौतिक प्रकृति भाव प्रकृति होती है तथा बालक की प्रकृति मूल प्रवृत्तियां, आवेग, क्षमता जिन्हें बालक का जन्म से अपने साथ लेकर आता है। प्रकृतिवादी दार्शनिक विचारधाराओं को विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया है। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट, चलो देख लेते हैं, फिर भी एक बार आपको कंप्लीट हो जाएगा। जेम्स वाट के अनुसार प्रकृतिवाद का वह सिद्धांत जो प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। 22 कहते हैं प्रकृतिवाद एक प्रणाली जिसकी प्रमुख विशेषता आत्मिकता का विरोध बहिष्कार करना है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर प्रकृतिवाद दर्शन की निम्नलिखित विशेषता है, तो हम इसकी भी विशेषता भी देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानता है, इसके अलावा ईश्वर, आत्मा आदि की सत्ता नहीं मानता। प्रकृतिवाद, ये याद रखना आप, संसार की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है और अंत में सभी कुछ प्रकृति में ही विलीन हो जाता है। यह संसार भौतिक है तथा आध्यात्मिक का विरोध करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन स्वीकार करता है। सत्य ज्ञान का अनुभव एवं बोध प्राप्त करने में इंद्रियों का अतिशय महत्व है। तो प्रकृतिवाद ईश्वर को नहीं मानता, अध्यात्म को नहीं मानता, ये अपना पॉइंट आप क्लियर रखना। ठीक है, शिक्षा कर देख लेते हैं। प्रकृतिवाद दर्शन ने शिक्षा के विविध पहलुओं को नवीनता प्रदान की है। इसके अनुसार शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने, जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। प्रकृतिवादी शिक्षा को स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया मानते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक हैं, आप ये नोट कर लेना। प्रकृतिवादी कौन कौन है? बेकनन है, कमेनियस है, स्पेंसर है, रूसो आदि। तो प्रकृतिवादी कौन कौन है? बेकन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो। स लास्ट में आ रहा है तो इससे आप याद रखना, बेकनन, कमेनियस, स्पेंसर, रूसो। इसमें मेन पॉइंट है वो रूसो हो दोस्तों। ठीक है, इसको स्पेंसर और रूसो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद रखना। रूसो ने कहा भी है यहाँ पर, अभी जस्ट पे थोड़ा सा, रूसो ने कहा है सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है और यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों को अभिव्यक्त करती है। ये सब कुछ कहा है उन्होंने, तो ये अगर इतना सब कुछ आ जाए तो आप पहचान लेना। रूसो ने कहा है। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने कहा शिक्षा से आशय अंतर शक्तियों का वह जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना, उन्होंने कहा है। प्रकृतिवाद व शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के संबंध में विभिन्न प्रकृतिवादी विचारक परस्पर एकमत नहीं है। इस संबंध में उन्होंने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं जो संक्षेप में निम्नवत है। स्पेंसर के अनुसार जीवन का उद्देश्य इस जगत में सुखपूर्वक रहना, जिससे उसने समग्र जीवन कहा है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा द्वारा मानवीय शरीर का इस प्रकार अनुकूल प्रशिक्षण तथा समायोजन किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप जीवन को समग्रता के साथ जिया जाए। समग्र जीवन का विश्लेषण जीवन की 5 प्रमुख क्रियाओं के माध्यम से करता है जो स्पेंसर के अनुसार निम्नलिखित है। अब हम लोग देख लेते हैं। पहला है आत्मरक्षा, दूसरा जीवन की मौलिक आवश्यकताएं की पूर्ति, और तीसरा है संतति पालन, और चौथा है सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों का निर्वहन, अवकाश के समय सदुपयोग, ये सब कुछ। ठीक है, अब हम रूसों के अनुसार देख लेते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति जीवन जीने योग्य बनाना। रूसों के अनुसार शिक्षा के द्वारा बालक में हम कुछ नया नहीं उत्पन्न करते, अब तो मानव संसर्ग के परिणाम स्वरूप उसमें जो कृत्रिमता का समावेश हो जाता है उससे उसकी रक्षा करते हैं। रूसो प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं का कटु आलोचक है तथा वह प्रकृति को ईश्वरीय सृष्टि मानता है। तथा बालक को ईश्वर की सर्वोच्च कृति। उनका स्पष्ट मत है कि जब तक बालक अपने प्राकृतिक रूप में रहता है तब वह सद्गुण शुभ श्रेष्ठ होता है, परंतु मानव व समाज के संपर्क में आकर वह द्रुप हो जाता है। ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बताता है किंतु मानव हस्तक्षेप से वह अनिष्टकारी बन जाता है। उन्होंने कहा ये बात, तो वो भगवान को मानते थे
कुछ इस तरीके से उनकी अब ये बातें पढ़ के अच्छा लगा मुझे। अब आगे देख लेते हैं। अंत रूस के अनुसार, अतः रूसों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक के प्रकृति देवी स्वभाव की रक्षा करना है। इस संदर्भ में यंत्रवादी प्रकृतिवादियों का विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति में ऐसे व्यवहार का विकास करना जिससे वह यंत्र मशीनों के समान कुशलतापूर्वक कार्य कर सके। इस संदर्भ में रोस ने लिखा है कि शिक्षा का कार्य कि वह मानव यंत्र को अधिक से अधिक अच्छा बनाए जिससे वह अपने आगामी जीवन में आने वाली कठिन समस्याओं को कुशलतापूर्वक सुलझा सके। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण के संबंध में डार्विनवादी विचारक मत्स्य न्याय के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। मत्स्य न्याय जिसके परिणाम स्वरूप प्राणी को स्वयं को जीवित बनाए रखने के लिए वातावरण से निरंतर संघर्ष करना पड़ता था। अस्तित्व के संघर्ष में जो योग व शक्तिशाली होता है वह जीवित रहता है। अब कुछ हम आगे नहीं इसमें करते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है देखते हैं। फर्स्ट, उचित सहज संबंध क्रियाओं का निर्माण, मूल प्रवृत्तियों का शोधन, मार्गांतरीकरण और समन्वय, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी, ये सब बताया गया। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, महत्वपूर्ण लिखा है पर आपको जितना था उतना सही है इसमें। ये पाठ्यक्रम देख लेते, प्रकृतिवादी का पाठ्यक्रम। अभी इसमें रुकना, अभी आपको दिखाते हैं प्रकृतिवाद का पाठ्यक्रम ये वाला। आत्मरक्षा अभी आपको बताया था ऊपर, आत्मरक्षा संबंधी गुणों के विकास के लिए शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, सैन्य विज्ञान, व्यायाम आदि, ये सब जीवों के प्रजनन संबंधी गुणों के विकास के लिए विविध प्रकार के वैज्ञानिक विषय, गणित, भूगोल आदि, और संतति पालन, ये सभी आपको बताए थे हमने। यौन विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, बाल विज्ञान और सामाजिक, राजनीतिक, इतिहास, अर्थशास्त्र, अवकाश के समय, सद्भाव, संगीत, ललित कलाएं। तो आपको ऐसी आकर जैसे प्रकृतिवाद के बारे में कुछ लिखना तो आपको इसी पाठ्यक्रम डाल के हेडिंग बीच में आपको ये 4 लाइनें बनानी पड़ेंगी और यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दोगे। पहले मैं आपको आत्मरक्षा संबंधित और ये सब लिख दोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये आप नोट या स्क्रीनशॉट ले लें। शिक्षा विधि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग, जरूर देख लें आप लोग। ये स्वयं अधिगम विधि और करके सीखना या क्रिया विधि, करके सीखना या क्रिया विधि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खेल विधि, भ्रमण विधि, करके सीखने वाली विधि को देख लेते हैं। प्रकृतिवादी रहते तथा निष्क्रिय अभ्यास का विरोध करते तथा करके सीखने और अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करता है, ये प्रकृतिवादी में, ठीक है ना। और तीसरा, खेल विधि, शेषावस्था खेल की अवस्था मानी जाती है। खेल में बालक बहुत कुछ ज्ञान समझ सकता। तो शेषावस्था कैसी है? खेल की अवस्था, ये आपने याद रखना, ठीक है। और भ्रमण विधि, प्रकृतिवादी विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाकर तथा प्राकृतिक घटनाओं के प्रत्यक्ष रूप को देकर शिक्षा प्राप्त करना समर्थ करता है भ्रमण विधि। डाल्टन प्रणाली, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। डाल्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली, ह्यूरिस्टिक प्रणाली, योजना प्रणाली, निरीक्षण प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली। इसमें डाल्टन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉन्टेसरी और किंडरगार्टन वाली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम लोग देख लेते हैं आगे। शिक्षक, ये तो ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, जल्दी कराना सभी कुछ। वैकल्पिक प्रश्न में ये देख लेते क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी दार्शनिक है? प्रकृतिवादी पूछा, इसमें सुकरात, प्लेटो, हान, स्पेंसर। तो यहाँ पर कौन सा होगा? स्पेंसर। अभी ऊपर आपको बताया था हमने, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? प्रकृतिवाद। तो आप यहाँ पर इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है, ये अभी आप क्वेश्चन में देखा था, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं। प्रयोजनवाद और शिक्षा, जल्दी कर रहे हैं टॉपिक ताकि ये क्लियर हो जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद एक भौतिकवादी दर्शन, इसे आंग्ल भाषा में प्राग्मेटिज्म कहा जाता है। यह ग्रीक भाषा में प्रगमा और प्राग्मेटिकोस से बना हुआ है। इसमें प्रगमा का अर्थ किया हुआ कार्य, व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य, ये सब है इसका अर्थ, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग इसका मेन टॉपिक देख लेते हैं, नामकरण। चार्ल्स सैडर्स पियर्स, अर्थ क्रिया विधि व्यवहारवाद। विलियम जेम्स अनुवादवाद फलवाद। जॉन डीवी
साधनवाद, कणवाद, पुनर्वचनवाद, प्रयोगवाद, किल्पैद्रिक, प्रयोजनवाद। नामकरण किया है लोगों ने इतने सबका, ये वाला, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये ज़्यादा टॉपिक। अब हम लोग देख लेते हैं प्रयोजनवाद में शिक्षा के उद्देश्य देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसको एक बार। प्रयोजनवाद परिवर्तन में विश्वास व्यक्त करता था तथा अनुभव एवं उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, सत्यों व मूल्यों के आत्म सातीकरण पर बल देता। इसी कारण वह पूर्व निश्चित किसी आदर्श मूल व सत्य को अपनाने का विरोध करता। चूंकि आदर्श मूल व सत्य परिवर्तनशील, इसलिए शिक्षा के स्थायी उद्देश्य की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षा का उद्देश्य तत्कालिक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलते रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा को निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। पहला देख लेते हैं, इसमें टॉपिक काफ़ी सारे देख लेते हैं। नंबर एक, नवीन आदर्श मूल्यों का सृजन करना चाहिए। सामाजिक कार्यकुशलता का विकास करना चाहिए। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना चाहिए। अनुभवों का पुनर्निर्माण करना चाहिए। सत्य अन्वेषण की योग्यता विकसित करनी चाहिए। उपयोगी निर्देशन प्रदान करने चाहिए। लौकिक आनंद की प्राप्ति करनी चाहिए। लौकिक लिखा होगा यहाँ पर दोस्तों, डंडा नहीं लगा है, तो ये आपको लौकिक कर लेना है। और जनतंत्रात्मक आदर्शों का विकास, लचीले व गतिशील मस्तिष्क का विकास, ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग इसमें शिक्षण विधि, योजना विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये वाला। अब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट, विद्यार्थी की प्रकृतिवाद, प्राकृतिक जैविक प्रणाली। आदर्शवाद आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक प्रणाली मान लो। और प्रयोजनवाद सामाजिक प्राणी। तो प्रयोजनवाद कैसा है? सामाजिक प्राणी, याद रखना दोस्तों, प्रयोजनवाद सामाजिक प्राणी, इस तरह से आपको याद रखना, ठीक है। अब हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं, आप कर लोगे, आप समझ गए होगे। प्रयोजनवाद का मतलब सामाजिक से जुड़ा है, सामाजिक इस तरीके से आप रट लो। प्रयोजनवाद का जन्म किस देश में हुआ था? प्रयोजनवाद का किस देश में हुआ था? अमेरिका में दोस्तों, ओके। विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं, तो कौन मानता है? प्रयोजनवाद, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये याद हो गया होगा क्वेश्चन। अब हम देखते हैं आदर्शवाद व प्रकृतिवाद व प्रयोजनवाद का तुलनात्मक अध्ययन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम सभी ये 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनका जो एक निचोड़ है, ये चैप्टर है, उनका एक निचोड़ यही है, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद। आप ये देख लोगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो हम कल बनाएंगे दोस्तों। आप तब तक लेके गुड बाय फ्रेंड्स, तब तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।